तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऊपर रियाम्स के एल्डर और उनका एक गार्डियन पूरी डीमन आर्मी के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि वो डीमन आर्मी यहाँ पे कब्जा करना चाहती है। पर वो गार्डियन काफी ज्यादा पावरफुल था और वो बड़े ही आसानी से सारे डीमंस को डिफीट कर पा रहा होता है। तभी उनमें से एक एल्डर सारे एल्डर्स को धोखा दे देता है, क्योंकि वो एल्डर डीमंस के साथ मिला हुआ था। साथ ही वो उस गार्डियन को भी किल कर देता है, जिससे उसका सोल 72 फ्रेगमेंट्स में बटकर लोअर रियाम्स में चला जाता है। अब सारे डीमंस और वो एल्डर बाकी बचे एल्डर्स पे हमला करते हैं। बदले में वो एल्डर सारे पावर्स को कंबाइन करके खुद को उन डीमन के साथ ऊपर रियाम में सील करके कैद कर लेते हैं। अब सारे एल्डर जो कि लोअर रियाम को प्रोटेक्ट करते थे, अब वो सभी डीमंस के साथ कैद हो चुके थे, जिससे चाओस क्रिएट होने लगता है। अब एक ही रास्ता था, सारे एल्डर्स को आजाद करने के लिए गार्डियन की सारी एनर्जी को कलेक्ट करना होगा, तभी वो सील ब्रेक हो सकती है। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम के दो भाइयों से, जिनका घर रेत और चट्टानों से घिरा हुआ होता है और बहुत तूफान की वजह से काफी ज्यादा शेक कर रहा होता है। जैन जो कि बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई कंचन को ये कह के शांत करवा रहा होता है कि उनके पापा उन्हें बचा लेंगे। इसी के साथ हवा बहुत ज्यादा तेज होने लगती है। जैन कंचन को बास्केट में अपने पीठ पर उठाकर घर से बाहर लेकर आ जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो घर गिर जाता है। बाहर वो देखते हैं कि उसके पापा चेन से बंधे हुए हैं और डीमन असुरा से लड़ रहे हैं, जो कि काफी शक्तिशाली है। उसके पापा डीमन असुरा को अपनी जादुई शक्तियों से बांध देते हैं, जिसके बाद जैन और कंचन अपने पिता के साथ एक अजीब सी गुफा में आते हैं, जो कि दिखने में किसी पुराने मंदिर की तरह लग रही होती है। जिसके बाद उसके पापा अपने पावर्स का यूज करके वहाँ की सील को खोलते हैं और जहन को दो में से एक स्वॉर्ड पकड़ने को बोलते हैं। साथ ही वो एक बॉक्स निकाल कर जहन को देते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत जरूरी चीज है और जब कंचन बड़ा हो जाए तो जैन उसे ये बॉक्स दे दे। जिसके बाद उसके पापा जैन को डीमन हंटिंग स्वॉर्ड देते हैं, जिसे देखकर जैन को लगता है कि वो उसके काबिल नहीं है, लेकिन अपने पापा की बात मानते हुए वो उस स्वॉर्ड को रख लेता है और उसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैन को लावा के ऊपर बना हुआ ब्रिज दिखता है। जब वो उसके ऊपर से जा रहे होते हैं, तब जैन अपने पापा से पूछता है कि वे उस डीमन असुरा को मार क्यों नहीं देते, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि डीमन असुरा को मारा नहीं जा सकता, बस उसे कैद किया जा सकता है। और वो ये कहते हुए डीमन असुरा को कैद कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और एक लेडी जैन के पापा की चेस्ट पर अटैक कर देती है और उन्हें मार देती है। उसके पापा जैन और कंचन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और ना चाहते हुए भी जैन और कंचन को वहाँ से जाना पड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है। अब जैन बड़ा हो चुका है और एक डीमन हंटर होता है। वो और कंचन मिलकर लोगों को डीमन से बचाते हैं, साथ ही नकली डीमन हंटर से भी बचाते हैं। जैन कंचन को उनके पापा का दिया हुआ बॉक्स देता है, जिसमें से कंचन को एक छोटी सी आयरन रोड मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि ये क्या है, लेकिन ये उसके पापा ने दी हुई होती है, इसीलिए कंचन उसे अपने गले में पहन लेता है। वो दोनों बैठकर शाम को बातें कर रहे होते हैं। तभी यूनलाई टाउन के हेड उनके पास आते हैं और यूनलाई टाउन को डीमन अटैक से बचाने के लिए मदद मांगते हैं। कंचन उनके साथ जाने के लिए उठ रहा होता है, लेकिन तभी जैन उससे कहता है कि ये सब नकली भी हो सकता है और वो विलेज हेड को वापस जाने के लिए बोलता है। वे वापस जा ही रहे होते हैं कि उनका कोइन बैग गिर जाता है, जिससे एक बेल बाहर निकल के आती है, जिसे देखकर जैन उसे उठाता है और विलेज हेड से पूछता है कि ये बेल उनके पास कहाँ से आई। वो बताते हैं कि ये बेल उन्हें डीमन की है, जिन्होंने उनके टाउन पर अटैक करा है। ये सुनकर तो जैन फैसला करता है कि वो यूनलाई टाउन जाएगा और डीमन अटैक रोकने में उनकी मदद करेगा। यूनलाई टाउन में जैन और कंचन का सामना होता है दो कैट डीमन से। लेडी कैट डीमन जैन से लड़ता है और बहुत अटैक करता है। जैन उससे भी यही पूछता है कि वो बेल उसे कहाँ से मिली। लेडी कैट डीमन उसे बताती है कि ये उसके भाई की है। ये सुनकर जैन कंचन की मदद करने और उस कैट डीमन से पूछने के लिए जाता है कि ये बेल उसे कहाँ से मिली। तभी वो देखता है कि कंचन उस कैट डीमन से अकेले बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। ये देखकर जैन एक वाटर टैंक के ऊपर बैठ जाता है और कंचन और कैट डीमन को लड़ते हुए देखने लगता है। बहुत देर के बाद जैन कंचन को जब हारता हुआ देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि उसके गले में जो आयरन रोड है वो ग्लो कर रही है और देखते ही देखते वो स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर जैन और कंचन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद कंचन उस स्वॉर्ड से एक पावरफुल वाइब्रेशन करता है और कैट डीमन को हरा देता है। जैन और कंचन इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि दो लोग उनके पास आ गए हैं, जिनमें से एक लड़की आगे बढ़कर कंचन को वो स्वॉर्ड देने के लिए कहती है। ये सुनकर जैन लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है कि वो उसे ये रोड नहीं देंगे। ये सुनकर तो वो जैन पर अटैक करने लगती है, जिससे
जिससे जैन के आर्म पे कट आ जाता है। जिसके साथ ही वहाँ पर जो दूसरा इंसान होता है वो दोनों को रोकते हुए कहता है कि वे यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, और वो ये कहते हुए अपना नाम शालाओ बताता है और उसके साथ जो लड़की होती है उसका नाम शियाबो बताता है और कहते हैं कि वो दोनों फेरी क्लैन से है। जिसके बाद शियाबो उन्हें बताती है कि ये रोड सबसे ज्यादा पावरफुल गार्डियन के स्वॉर्ड से एक पार्ट है जिसके 72 टुकड़े कर दिए हैं और इसे शेहजान आयरन कहा जाता है और डीमन को सील करने के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। ये सुनकर तो कंचन वो आयरन शियाबो को दे देता है और कंचन को उदास देखकर जेन कहता है कि पापा को भी इसका ये फैसला ठीक लगेगा। शियाबो वो आयरन अपने हाथ में लेती है, तभी वो ग्लो करना बंद कर देता है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि इस आयरन ने अपना मास्टर कंचन को चुना है और वो इसी की पावर से एक्टिवेट कर सकता है। जिसे देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जेन और कंचन उनके साथ जाएंगे। जिसके बाद वो उनकी शिप पे जाते हैं। शिप जब एक डिजर्ट से गुजर रहा होता है कि तभी वो सब देखते हैं कि जमीन पे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पेट से खून निकल रहा है। जैन ये देखकर उसे शिप में उठाकर लाने लगता है, जिसे देखकर शियाबो उसे रोकने लगती है, लेकिन जैन ये कहता है कि वो एक डीमन हंटर है और उसका काम है लोगों की मदद करना। जब उस लड़की को होश आता है तो वो सबको थैंक यू बोलती है और अपना नाम जियांग बताती है और वो बताती है कि उस पर डाकुओं ने अटैक कर दिया था, जिससे बचते हुए इस डेजर्ट में आ गई और बेहोश हो गई। अब ये बात शाह को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसी रात जब जैन और कंचन सो रहे होते हैं तब जियांग अपनी मैजिकल वेब की मदद से कंचन से वो आयरन ले लेती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन किंग और डीमंग ने जियांग की बहन को किडनैप कर रखा होता है और वो जियांग से आयरन चोरी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एक थीफ होती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ शियाबो जैन को डांट रही होती है और कहती है कि उसने कहा था कि वो जियांग पे भरोसा न करे। इसके बाद शाह जियांग की लोकेशन पता कर रहा होता है। उसे एक स्पाइडर केव का पता चलता है। वो सब लोगों को इस बारे में बताता है और ये भी कहता है कि ये केव वेब की तरह होती है, यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। फिर भी वो लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जैन और कंचन एक तरफ हो जाते हैं और शियाबो और शाह दूसरी तरफ। केव के अंदर जियांग वो आयरन देखते हुए अपनी बहन को लेकर जा रही होती है। तभी वो डीमन किंग उन दोनों को कैद कर लेता है। जब जैन और कंचन केव के अंदर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि डीमन किंग ने दोनों बहनों को कैद कर रखा है। अब ये देखकर तो जैन और कंचन डीमन किंग से लड़ने के लिए जाते हैं और कुछ ही देर में शियाबो और शाह भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो लोग डीमन किंग को हराकर वहाँ केव से बाहर आने लगते हैं तभी दूसरा डीमन उनसे लड़ने आ जाता है, जिसके अटैक की वजह से जियांग की बहन बेहोश हो जाती है। उन सबको बताता है कि जियांग की बहन को बचाना मुश्किल है, लेकिन वो उसके सोल को जियांग के स्पाइडर रिंग में ट्रांसफर कर देगा और जब उन्हें कोई बॉडी मिलेगी तो वो उस सोल को उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिस पर जियांग मान जाती है। इसके बाद शियाबो कंचन को 2 स्पिरिट फ्रेगमेंट देती है जो कि केव में उनको मिली थी और वो फ्रेगमेंट शेहजान आयरन में ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसे थोड़ा वीक लगने लगता है। इस पर शाह जैन से कहता है कि उन्हें कंचन को अर्थ शॉप में ले जाना होगा ताकि मैजिकल बीन से जल्दी ठीक हो जाए। वो लोग अर्थ शॉप के लिए निकल जाते हैं। जब वो शॉप में पहुंचते हैं तो वो एक कपड़े की दुकान है, जिससे देखकर जैन कहता है कि हमें यहाँ दवाई कैसे मिलेगी। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब शॉपकीपर उन्हें बताता है कि उसने लोगों को दिखाने के लिए कपड़े की दुकान बनाई है और ये कहकर एक बटन दबाता है, जिसके बाद उसके पास एक मैजिकल बीन आती है जो वो कंचन को दे देता है। इसके बाद शियाबो शॉपकीपर से फायर सिटी के बारे में पूछती है। शॉपकीपर बताता है कि फायर सिटी की हालत बहुत बुरी है और वहाँ का एल्डर डीमन को फॉलो करने लगा है, जिसे सुनकर जैन शाह शियाबो ये डिसाइड करते हैं कि वे उससे लड़ेंगे और फायर सिटी को वापस पहले जैसा बनाएंगे। इसके बाद जैन शाह शियाबो फायर एल्डर से लड़ने के लिए जाते हैं और जियांग कंचन का ख्याल रखने के लिए शॉपकीपर के पास ही रुकती है। जब वो लोग फायर पैलेस पहुंचते हैं तो शाह और शियाबो फायर एल्डर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर एल्डर कहता है कि उसे शियाबो और शाह का ब्लड चाहिए क्योंकि वो लोग फेरी क्लैन से है, ताकि वो फायर सिटी को खत्म कर दे। अब ये सुनकर तो जैन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर एल्डर्स की पावर की वजह से जैन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर शाह और शियाबो उसकी मदद करते हैं और बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन इस लड़ाई में शियाबो और शाह का ब्लड फायर प्लेस पर गिर जाता है, जिसे फायर एल्डर मैजिक करके फायर सिटी को तबाह करने के लिए यूज करता है। जब शियाबो पैलेस से बाहर निकलती है तब वो शाह से पूछती है कि क्या उन दोनों के ब्लड से फायर मैजिक काम करेगा, जिस पर शाह कहता है कि ये मैजिक फायर एल्डर के एक डीमन को फॉलो करने के कारण रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें नुकसान फायर सिटी का ही होगा। शाह ये कहता ही है कि फायर रेन शुरू हो जाती है, आसमान से बड़े बड़े आंखें गोले गिरने शुरू हो जाते हैं और लोग इधर उधर शेल्टर के लिए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जियांग और कंचन सब लोगों की मदद कर रहे होते हैं शेल्टर तक पहुंचने के लिए। जिसके बाद जैन शियाबो से पूछता है कि फायर एल्डर डीमन को फॉलो क्यों करने लगा है, जिस पर वो बताती है कि जब गार्डियन और डीमंस के बीच लड़ाई हो रही थी तब गार्डियन ने पूरे अर्थ को नुकसान से बचाने के लिए फायर मॉलिक्यूल्स को फायर सिटी की ओर भेज दिया था, जिससे फायर सिटी का काफी नुकसान हुआ
हुआ था और इस एक्सीडेंट में फायर एल्डर की भी वाइफ मारी गई थी। तब से वो गार्डियन से बदला लेने का तरीका ढूंढ रहा है। के बाद शियाबो शॉपकीपर से पूछता है कि फायर सिटी को कैसे बचाया जा सकता है, जिस पर शॉपकीपर बताता है कि फायर पैलेस में कोल एंड कोर है जो कि ये सब रोक सकता है, लेकिन वो पैलेस में कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसे एक प्रोफेशनल थीफ चुरा सकता है। जियांग डिसाइड करती है कि जब तक कंचन, शियाबो और शाह फायर एल्डर से लड़ेंगे तब तक वो कोल एंड कोर को ढूंढ कर फायर सिटी को बचा लेगी। ये सोचकर वो ऐसी वैन की मदद से चुपचाप पैलेस के अंदर जाती है और सीधे फायर एल्डर की सेक्रेटरी के रूम की तरफ जाती है और उसे कोल एंड जैक जाने का रास्ता पूछती है, जिससे सुनकर सेक्रेटरी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे स्पाइडर वेब से बांध देती है, जिससे हार मानकर सेक्रेटरी जियांग को कोल एंड कोर तक जाने का रास्ता बताती है। जब जियांग वहां पर पहुंचती है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वहां पर रोबोट प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से कोल एंड को एक रोबोटिक सिस्टम से सिक्योर कर रखा होता है, जिस पर उसका स्पाइडर वेब भी काम नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ शियाबो और शाह फायर एल्डर से लड़ रहे होते हैं और शियाबो अपने कैनन से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फायर एल्डर अपनी पावर से उसके कैनन को हीट कर देता है, जिससे शियाबो का कैनन काम करना बंद कर देता है। साथ ही साथ फायर एल्डर अपनी पावर से शाह के टेबलेट को भी हीट अप कर देता है, जिसकी वजह से वो भी काम करना बंद कर देता है। अब ये देखकर कंचन अपने आयरन के साथ फायर एल्डर से लड़ने के लिए जाता है, जिसे देखकर फायर एल्डर उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है और गार्डियन ने उसके साथ क्या किया है। ये कहते हुए वो अपनी वाइफ की स्टोरी कंचन को सुनाता है, जिस पर शियाबो शाह से पूछती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। शियाबो कहती है कि ये गार्डियन की एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके बाद फायर एल्डर शियाबो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कंचन अपनी शील्ड से वो अटैक रोक देता और कहता है कि जो भी हुआ हो लेकिन वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ेगा और अगर वो शहर को भी बर्बाद कर देगा तो उससे और गार्डियन से हुई भूल में क्या अंतर रह जाएगा। सुनकर फायर एल्डर गुस्सा हो जाता है और मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है कि तभी उसे वाइब्रेशन आता है कि कोलेंट किसी ने रिलीज कर दिया है और वो उस तरफ जाता है और उसके पीछे शियाबो शाह कंचन जाते हैं कि तभी फायर डाइटी देखता है कि कोलेंट क्रिस्टल को एक अमॉड मॉन्स्टर लेने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग उन दोनों की लड़ाई कोलिन सिस्टम के पीछे चुपकर देख रही होती है। वो देखती है कि फायर डाइटी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अमोन मॉन्स्टर को उस क्रिस्टल को ले जाने नहीं देता और आखिरकार जीत ही जाता है। वो घायल जमीन पर गिर जाता है। तब उसे कंचन की बात याद आती है, उसे बुरा नहीं बनना है। वो कोलेंट फायर डाइटी को बचाने के लिए रिलीज कर देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ की सोल आकर कहती है कि उसे अच्छा लगा कि फायर डाइटी ने फायर डाइटी को खत्म होने से रोक दिया, जिसके बाद फायर डाइटी मर जाता है और फायर डाइटी पहले की तरह हो जाता है। इसके बाद शाह सबको वापस शिप पे आने को बोलती है ताकि वो लोग साक्षिया रिवर की तरफ जा सके, जिससे जैन वापस से ठीक हो सके। ये सुनकर सब शिप में वापस सो जाते हैं। कुछ ही दूर गए होते हैं कि शाह सबको कहता है कि उनके शिप का क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है और उन्हें फायर डिजर्ट की ओर जाना पड़ेगा ताकि वो शिप को ठीक करने के लिए नया क्रिस्टल ले सके। शाहफू विलेज के रास्ते में शाह काफी शांत होता है, जो बात सबको थोड़ी अजीब लग रही होती है। शाहफू पहुंचने पर जब सब लोग क्रिस्टल लेने के लिए जा रहे होते हैं, कहता है कि सभी शाह के साथ उस केव में जाएंगे जहां क्रिस्टल है, जिसे सुनकर शाह कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि जैन अपने काम से काम रखे, जिसे सुनकर जैन को थोड़ा अजीब लगता है। वो शिप के अंदर आकर शाबू से पूछता है कि शाह ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, जिस पर शाबू से बताती है कि बहुत साल पहले उस केव में ज़ॉम्बी अटैक हुआ था, जिसे रोकने के लिए शाह अपने साथियों के साथ गया था और वो स्टॉप का कैप्टन था। लोगों ने मिलकर वो अटैक तो रोक दिया, लेकिन उसका एक साथी घायल हो गया, जिसको बचाने के लिए शाह ने अपनी पावर यूज की। उसी पावर के चलते वहाँ पर डाइटीज को कैद किए हुए एक मॉन्स्टर रिलीज हो गया, जिसके चलते सारे साथी मारे गए और वो आज भी खुद को इसका जिम्मेदार समझता है। ये सुनकर कंचन बाकी सबसे कहता है कि शाह को उस केव में अकेले नहीं जाना चाहिए। ये सब डिसाइड करते हैं कि वो शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए उस केव की तरफ जाएंगे, जिसके बाद सब उस मॉन्स्टर से लड़ने उस केव में जाते हैं। लेकिन कितने भी अटैक करने पर जब वो मॉन्स्टर मरता नहीं है, तब शाह कंचन से कहता है कि उस मॉन्स्टर को ह्यूमन सेक्रीफाइस चाहिए और वो ऐसा करेगा। जिसे सुनकर कंचन अपने और बाकी सबकी तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर रॉक से अटैक करता है, जिससे सारी रॉक वहाँ पर गिर जाती है और सनलाइट डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर कन्वर्ट हो जाता है। शाह कंचन से कहता है कि अगर वो ना होता तो अपने नए दोस्तों को भी खो देता। जिसके बाद वो सभी शख्सिया रिवर की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय रास्ते में शोभा जैन को बताती है कि श्याओ रिवर में एक इंसान की हर डिजायर पूरी होती है। शख्सिया
रिवर के आसमान में हर एक स्टार लोगों की डिजायर का है। जो भी इंसान यहाँ कोई विश मांगता है उसकी विश स्टार में कन्वर्ट हो जाती है। ये सुनकर कंचन भी वहाँ जाने का इंतजार करने लगता है। जब वो लोग शख्सिया रिवर पहुँचते हैं तो रात के समय जैन और कंचन रिवर में नहा रहे होते हैं कि कंचन जैन से कहता है कि शाह ने कहा है कि जैन को इस रिवर में पूरी तरह से ठीक होने के लिए एक पूरा दिन रहना पड़ेगा। जिसे सुनकर जैन कुछ बोलने वाला होता है कि वो देखता है कि रिवर के पास ही एक रॉक पर एक इंसान खड़ा हुआ है जो मून की तरफ देखे जा रहा है। जिसे देखकर जैन उसे पूछने जाता है कि वो कौन है और शख्सिया रिवर पर क्या कर रहा है, लेकिन वो इंसान कुछ जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो कहता है कि उम्मीद है कि वो इंसान जो भी डिजायर लेकर आया है वो पूरी हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो इंसान जैन के पास डीमन हंटर स्वॉर्ड देकर पूछता है कि वो स्वॉर्ड उसके पास कैसे आई। वो स्वॉर्ड तो कीटाइन की है। जिस पर जैन कहता है कि ये स्वॉर्ड उसको उसके पापा ने दी थी और वो किसी कीटाइन को नहीं जानता। वो कहता है कि जिसने मुझे फेस पर इतना बड़ा स्कार दिया है उस सबसे शक्तिशाली डीमन हंटर को तुम नहीं जानते, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस स्वॉर्ड को रखो। और ये कहकर वो इंसान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जियांग जैन के सामने आती है और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जैन एक इंसान है, वो जैन के साथ लड़ाई ना करे, लेकिन वो नहीं मानते। जिस पर वो कहती है कि जैन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और वो उससे रिक्वेस्ट करती कि वो उसे ठीक होने का टाइम दे। जिस पर डीमन लॉर्ड उसकी बात मानते हुए जैन को आधे दिन का मोहलत देता है और वहाँ से चला जाता है। शिप में आने के बाद कंचन जैन को समझा रहा होता है कि वो डीमन लॉर्ड से ना लड़े। जिस पर जैन कहता है कि हारने के डर से वो लड़ाई से मना नहीं करेगा। और अगले दिन जब लड़ाई शुरू होती है तब डीमन लॉर्ड अपने गोस्ट बोन स्वॉर्ड से जैन पर वार करता है और एक के बाद एक अटैक से जैन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की सिखाई हुई बात याद आती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेपन कितना स्ट्रॉन्ग है, फर्क इससे पड़ता है कि उसे कैसे यूज करते हैं। के बाद उसे याद आता है कि बचपन में उसने एक बार डीमन स्वॉर्ड को अपना ब्लड सेक्रीफाइस किया था और वो वापस यही करता है। और शुरू में वो जीतने लगता है, लेकिन ब्लड सेक्रीफाइस की वजह से उसे अपने दोस्त भी डीमन लगने लगते हैं और वो उन पर भी अटैक करने लगता है, जिसे शाह अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है। ये सब देखकर डीमन लॉर्ड जैन से कहता है कि ये जैन से फिर लड़ाई करेगा। लेकिन तब जब कि तियान की तरह जैन उस डीमन हंटिंग स्वॉर्ड से काबिल बन जाएगा। ये कहकर डीमन लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उस रात जैन को सपने में ये पता चलता है कि कीतियान उसके पापा के सीनियर थे और वो डीमंस को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए वो काफी सालों पहले वेस्ट की तरफ चले गए थे। जब वो बहुत सालों बाद वापस आए तो उन्होंने कंचन को जैन को पापा को दे दिया था और साथ ही डीमन हंटिंग स्वॉर्ड भी। सुबह जैन ये बात कंचन को बताना चाहता था, लेकिन उसने पूरी बात कंचन को ना बताना ही बेहतर समझा। शिप पे बने मैप के पास खड़े होकर कंचन जैन और जियांग से कह रहा होता है कि अभी तक उन्हें डबल स्वॉर्ड और फ्रैगमेंट के पीछे का सच नहीं पता चला और क्या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें इसके बारे में बता सके। शियाबो वहाँ पर आती है और उन्हें लोअर रियाम में मौजूद फेंगुल शहर के बारे में बताती है, लेकिन शाह कहता है कि लोअर रियाम में सिर्फ एक ही शहर गार्डियन का है और वो फेंगुक सिटी है। ये सुनकर कंचन और जैन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आगे फेंगुल सिटी की ओर जाएंगे और वे लोग उस तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर फेंगुल सिटी पैलेस में वहाँ के प्रिंस तियायून अपनी शादी के लिए लड़कियां देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही होती है। और वो कहता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी पिंक आंखें और ब्लॉन्ड बाल हो, जिसको उसने पसंद किया है। जब वो फेंगुक सिटी आएगी तभी वो उसे शादी करेगा। वहीं दूसरी ओर शाह, शियाबू, जैन, जियांग और कंचन फेंगुक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां के एंट्रेंस गेट पर उन्हें फोटो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसे करवा कर वो फेंगुक शहर में एंटर करते हैं। तभी उन्हें वहां के प्रिंस की वेडिंग की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसे सुनकर शियाबू गुस्सा हो जाती है और थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं और उन सभी को पैलेस में उन्हें प्रिंस ने इनवाइट किया ऐसा कहते हैं। ये सुनकर सभी गार्ड के साथ पैलेस में चले जाते हैं। पैलेस पहुंचकर वो लोग प्रिंस तियानयू से मिलते हैं, जो मिलते ही शियाबू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बचपन में कैसे शियाबू तियानयू को बुली होने से बचाती थी ये याद दिलाता है। साथ ही साथ उसे प्रॉमिस भी याद दिलाता है जो कि शियाबू ने उसे किया था कि वो फेंगुक सिटी आएगी और हमेशा तियानयू के साथ रहेगी। जिस पर शियाबू उसे बताती है कि बचपन में जो बच्चे तियानयू को तंग करते थे उन्हें शियाबू ने तंग करने के लिए बोला था, ताकि बुली से बचने के बाद तियानयू उसे आइसक्रीम खिलाया करे। इसके बाद तियानयू कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वो शियाबू से शादी करना चाहता है। जिस पर शियाबू सोचती है कि अगर उसने शादी से मना कर दिया तो सोल फ्रेगमेंट भी उन्हें नहीं मिलेगा और वहाँ के किंग जो वेडिंग पे ही सबसे मिल पाएंगे वो मौका भी इनके हाथ से चला जाएगा और उन सबकी अब तक की मेहनत खराब हो जाएगी। अब ये सोचकर वो शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद तियानयू शियाबू को उसका रूम दिखाता है और बाकी लोगों
लोगों को भी गेस्ट रूम दिखाता है। तियान्यू अपने रूम में जाता है, तब वो अपने जेब से सोल फ्रेगमेंट निकालता है, तो उसके पास होती है और वो सबसे छुपा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बता देगा तो शियाबू उसे लेकर यहाँ से चली जाएगी और उससे शादी भी नहीं करेगी। कुछ ही देर बाद जैन और शाह डिसाइड करते हैं कि उन्हें सोल फ्रेगमेंट और स्वॉर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने फेंगकू सिटी स्ट्रीट पर निकलना चाहिए, और ये डिसाइड होता है कि जैन और जियांग स्ट्रीट में जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। शाह और कंचन सोल फ्रेगमेंट को ढूंढेंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और जैन और जियांग बार स्ट्रीट में बैठे होते हैं। जब उन्हें दिखाई देता है कि एक थीफ एक लेडी का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा है, तो जैन उसे बचाने जाता है, लेकिन वो लेडी उल्टा जैन पर चिल्ला देती है और चोरी का इल्जाम लगा देती है, जिससे गार्ड जैन और जियांग के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाह और कंचन जब सोल फ्रेगमेंट ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें पहले सिटी के अंदर से सिग्नल मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद वो सिटी के बाहर से सिग्नल आने लगता है, जिसके बाद शाह और कंचन उस सिग्नल को फॉलो करते हुए फेंगकू सिटी के बाहर आ जाते हैं और तभी सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। ये बात उन दोनों को बहुत ज्यादा अजीब लगती है और वो वापस सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि फेंगकू सिटी का सिटी डोर किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया गया है। वे सोच रहे होते हैं कि अंदर कैसे जाए कि तभी एक आदमी वहाँ आता है, जो उन्हें बताता है कि वो भी फेंगकू सिटी में ही रह रहा है और उसकी बेटी बीमार थी, जिसके लिए वो दवाई लेने के लिए बाहर गया था। अब वो अंदर नहीं जा पाएगा, जिस पर शाह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या ये अक्सर होता रहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है। जिसके बाद कंचन उस अंदर जाने का दूसरा रास्ता पूछ रहा होता है, पर वो बताता है कि जब वो छोटा था तब फेंगकू सिटी जाने के लिए एक सीक्रेट टनल हुआ करती थी। ये कहकर वो शाह और कंचन को उस टनल के पास ले जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद कंचन देखता है कि वो शील्ड है, लेकिन उस शील्ड को वो अपने खून से तोड़ देता है, क्योंकि वो शील्ड गार्डियन द्वारा लगाई हुई होती है और वो फेरी क्लैन के खून से खुल सकती है। जिसके बाद ये सब लोग टनल के आगे बढ़ने लगते हैं और फेंगकू सिटी के लिए स्टेप चढ़ने लगते हैं। जब स्टेप पूरे होते तो शाह और कंचन देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी गायब है और वो दोनों एक डांसिंग स्टेज पे है, जहाँ सब उनके जादुई शक्तियाँ देखकर गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। जिसके बाद गार्ड उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है। जब शाह और कंचन को ये पता लग जाता है कि हो ना हो प्रिंस का इसमें कोई ना कोई रोल जरूर है, और अगर ऐसा है तो शियाबू खतरे में है। दूसरे और गार्ड से बच रहे जैन और जियांग को भी जब पता लग जाता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है पहले से प्लान था, जिसके बाद वो भेस बदलकर गार्ड से छुपते हैं और पैलेस जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि शियाबू को बचा सके। पैलेस में वेडिंग फोटोग्राफी चल रही होती है, जहाँ शियाबू को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद शियाबू तियान्यू से पूछती है कि सब जानते हुए भी वो उससे शादी क्यों कर रहा है। वो कहता है कि वो शियाबू से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बचपन से ही शियाबू से अटेंशन के लिए जानबूझकर वो बुली हुआ करता था ताकि शियाबू से बचाए। और इसे सुनने के बाद भी शियाबू उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, जिसके बाद वो शियाबू को सोल फ्रेगमेंट की मदद से अपने वश में कर लेता है। जिसके बाद शियाबू पूरी तरीके से तियान्यू के कंट्रोल में आ जाती है। जेल में बंद कंचन वहाँ के गार्ड्स को बताता है कि वो लोग फेंगकू सिटी के गेस्ट है और ब्राइड के दोस्त भी हैं, जिसे सुनकर गार्ड ये बात जानकर तियान्यू को बताता है। इसके बाद तियान्यू वहाँ आकर कंचन और शाह से कहता है कि वो दोनों शादी होने तक उसी जेल में रहेंगे ताकि वो शादी को ना रोक सके, जिसे सुनकर कंचन और शाह से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शाह को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन कंचन किसी तरीके से शेहजान आयरन की वजह से उससे बच जाता है और तियान्यू वहाँ से जाने के बाद कंचन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो वो जेल से निकलकर थोड़ी दूर गया होता है तो देखता है कि एक जेल में फेंगकू सिटी का किंग भी कैद है, जिसे देखकर वो आयरन की मदद से गेट खोलता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, जिस पर वो कहते हैं कि प्रिंस तियान्यू ने सारी आर्मी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और उन्हें जेल में डलवा दिया है। जिसे सुनकर कंचन कहता है कि किंग भी उसके साथ वेडिंग में जाएंगे ताकि वो प्रिंस तियान्यू की सच्चाई सबको बता सके। जिसके बाद किंग कंचन के साथ वेडिंग में जाते हैं और वहाँ जेंग और जियांग से भी मिलते हैं। जिसके बाद वो चारों लोग भैंस बदलकर वेडिंग में जाते हैं और वेडिंग होने ही वाली होती है कि जेन वेडिंग रोक देता है और तियान्यू को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद वहाँ फेंगकू सिटी के ट्रेडिशनल तरीके से फाइट स्टार्ट होती है। देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं। सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि जेन हार जाएगा क्योंकि वो एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन का एक एल्डर के सामने टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो तियान्यू को हराकर शियाबू को बचाए। इनको कमजोर पड़ता देख कंचन किंग से पूछता है कि वो सबको बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है, जिसपे वो कहते हैं कि ये समय नहीं है, उन्हें कुछ देर रुकना होगा। दूसरी तरफ जियान कोशिश कर रही होती है कि वो तियान्यू का स्पेल तोड़ दे और शाह और शियाबू को वापस होश में ले आए। इसी बीच
असली सच्चाई क्या है किंग उसका भी अनाउंसमेंट कर देता है, जिसको देखकर तियान्यू गुस्से में आ जाता है और आइस अटैक रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पूरा एरिया आइस में जम जाता है। तियान्यू जेन को बताता है कि उसके पापा को किसी डीमन ने कंट्रोल कर लिया था और वो कंट्रोल ज्यादा न बढ़ पाए, इसी वजह से उसके पापा ने खुद उसे कहा था कि वो उसे जेल में डाल दे और सबसे कह दिया कि वो सिटी में नहीं है और बस वो ना चाहते हुए भी अपने पापा की बात मान रहा था। साथ ही वो मानता है कि शियाबू और शाह को कंट्रोल करके उसने गलत किया और ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो शियाबू को खोना नहीं चाहता। तियान्यू की बात पूरी नहीं हुई कि जेन और तियान्यू देखते हैं कि किंग बेहोश हो गया है और उनमें से एक डेमोनिक स्पिरिट निकलती है जो कि एक लेडी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर जेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये वही गोस्ट लेडी है जिसने उसके पापा को मारा था। जब तियान्यू उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तब जेन उसे रोकता है और कहता है कि उस लेडी को जेन ही मारेगा क्योंकि उसने जेन के पापा को मारा था। ये कहकर वो आगे बढ़कर लड़ने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उस लेडी ने कंचन को वेब की मदद से बांध रखा है और उसे अटैक करने के लिए यूज कर रही है, जिसे देखकर जेन बहुत कोशिश करता है कि वो डायरेक्ट गोस्ट लेडी पर वार कर सके क्योंकि वो अपने भाई पर अटैक नहीं कर सकता। आखिर में जाकर जेन डिसाइड करता है कि वो कुछ सेक्रीफाइस कर देगा ताकि उसका भाई भी आजाद हो सके और वो ऐसे ही करता है। वो आइस अटैक से कंचन को दूर कर देता है और खुद कैप्चर हो जाता है, जिसके बाद कंचन और तियान्यू गोस्ट लेडी को मिलकर साथ में खत्म कर देते हैं। कंचन जेन को इस आइसबर्ग से निकालता है जिसमें जियांग उसकी मदद करती है। वहीं दूसरे गोस्ट लेडी की लड़ाई की वजह से तियान्यू बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और मरते हुए शियाबू से कहता है कि माना उसने गलत किया लेकिन वो हमेशा बस शियाबू के साथ ही रहना चाहता था। ये कहकर वो सोल फ्रेगनेंट शियाबू को दे देता है, जिसके बाद शियाबू कहती है कि उसने कभी नहीं बोला लेकिन वो भी हमेशा फेंगफू सिटी आना चाहती थी। ये सब होने के बाद किंग नॉर्मल हो जाते हैं लेकिन वो तियान्यू को खो देते हैं। सब लोगों को तियान्यू के जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद सब तय करते हैं कि वो लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे और डेमंस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिस पर किंग शियाबू से कहता है कि भले शियाबू यहाँ से जा रही है लेकिन वो कभी भी यहाँ आके रह सकती। जिसके बाद सब वहाँ से विदा लेकर वेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है। एक छोटी बच्ची और उसकी माँ रास्ते से गुजर रही होती है। छोटी बच्ची को थोड़ी दूर पर एक बेल दिखाई पड़ती है, वो अपने हाथ में उठा लेती है। उसकी मम्मी जब ये देखती है तो कहती है कि इस तरीके से रास्ते पे गिरी हुई चीजों को नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद वो बच्ची अपने माँ से छुपाकर उस बेल को अपने पास रख लेती है और माँ से अपनी मम्मी के साथ चली जाती है और वो बेल किसी और की नहीं बल्कि गोस्ट लेडी की होती है।